हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली कुछ टास्क और कुछ काम के अंदर मैं बिजी था, इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अब जैसे ही उन सब चीज़ों से फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको रिएक्ट को सीखना है और रिएक्ट के पहले आपको कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप बिगनर हो या फ्रेशर हो या अभी अभी अपनी फील्ड स्विच करने का सोच रहे हो और सोच रहे हो कि मैं फ्रंट एंड में जाके रिएक्ट सीखूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर आप ये तीनों चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो ना, तो आप, मेरे को नहीं लगता आप टिक पाओगे फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर। क्योंकि रिएक्ट अगर आप देखोगे ना, तो रिएक्ट के अंदर JSX यूज होता है। JSX क्या होता है? जावास्क्रिप्ट XML, यानी कि जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सचर कोड होता है रिएक्ट के अंदर। तो आपको पहली चीज तो HTML आना चाहिए, क्योंकि HTML ही रिएक्ट के अंदर यूज हो रहा है। और दूसरी चीज जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है React.js। तो React.js सीखने से पहले है ना, आपको HTML पे अच्छी कमांड करनी है, CSS पे अच्छी कमांड करनी है और जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड करनी है। CSS पे अगर आपकी अच्छी कमांड नहीं होगी तो भी चल जाएगा, आप बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करोगे, दैट्स इट। बट आपको HTML अच्छे से आना चाहिए। HTML के अंदर है ना, पूरा HTML नहीं पढ़ना आपको, जैसे कि आई फ्रेम हो गया और जो फालतू के जो टैग्स होते हैं जैसे वीडियो टैग हो गया, वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल टैग्स पढ़ने, जैसे कि हेडिंग टैग हो गया और डिव हो गया, स्पैन हो गया, है ना, किस तरह से हम इमेज डालते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और फालतू के टैग में अपना टाइम वेस्ट मत करना। तो स्टार्ट करना है आपको HTML से। HTML के अंदर इंपॉर्टेंट टैग्स आपको पढ़ना। अब इसके बाद आता है CSS। तो CSS के अंदर भी सेम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। पूरा CSS उठा के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, खाली फोकट में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। आपको सारा टाइम आपको रिएक्ट को देना है, सारी एनर्जी आपको रिएक्ट को देनी है। तो जितना हो सके उतनी काम वाली चीजें आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में से पढ़नी है, दैट्स इट। तो CSS के अंदर आपको पोजीशन देखनी है, ठीक है, पोजीशन, अब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी, ये वाली पोजीशन देखनी है। उसके बाद आपको कुछ सेलेक्टर देखने हैं CSS के अंदर, और बेसिक जैसे कि मीडिया क्वेरी हो गई, है ना, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। इसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट को आप है ना इग्नोर नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट मतलब एक तरह से बोल सकते हो आप रीढ़ की हड्डी है अगर आप फ्रंट एंड में काम करना चाहते हो। तो जावास्क्रिप्ट को मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा टाइम आपको जावास्क्रिप्ट को देना है। अगर मैं 100% की बात करूं तो 25% आपका HTML CSS हो जाता है और बाकी 50% आपको जावास्क्रिप्ट को देना ही होगा। ठीक है, एक बार आप HTML CSS थोड़ा पढ़ोगे चलेगा, बट जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको डॉम मैनिपुलेशन आना चाहिए कि किस तरह से आप HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, और किस तरह से डायनामिकली वैल्यू इंसर्ट करते हो पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। एंड इसके बाद जो ES6 का जो फीचर्स आता है, उसके अंदर जो नए नए कॉन्सेप्ट आए थे, जैसे कि प्रॉमिस हो गया, क्लोजर हो गया, एरो फंक्शन हो गया, जो हमारे नए वेरिएबल आए जैसे कि लेट, कॉन्स्ट, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद स्कोप क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, एंड व्हाट इज कॉल बैक, एंड इवेंट लूप क्या होता है, किस तरह से जावास्क्रिप्ट हमारी काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेगी। जब आप इतनी चीज़ें कर लोगे फिर आप आओगे रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट के अंदर है ना, सबसे पहले आपको देखना है कि किस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर रिएक्ट को इंस्टॉल कर, यानी कि जो रिएक्ट है ना वो एक लाइब्रेरी है, तो उसको किस तरह से आप अपने सिस्टम में लेके आओगे। तो एक सिंपल सी कमांड होती है npx create react app और आपके ऐप का नाम। लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल आ गए जिसकी मदद से आपका जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं वीट, तो वीट क्या करता है, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता है। तो आपको यही देखना है कि किस तरह से हम पर्टिकुलर टूल्स की मदद से हमारे सिस्टम के अंदर रिएक्ट को हम इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद जब आप रिएक्ट को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर उसका समझना है। क्योंकि जब आप रिएक्ट को एक बार इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारे फोल्डर्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि सोर्स वाला फोल्डर हो गया, पब्लिक फोल्डर हो गया, है ना, एसेट्स वाले फोल्डर हो गए। तो ये सारे फोल्डर आपको देखने पड़ेंगे और आपको समझना होगा कि कौन से फोल्डर में कैसा फ्लो जा रहा है, यानी कि कौन सी फाइल कहां पर लिंक है और कौन सी फाइल एकदम फाइनल में रन हो रही है। जैसे कि पब्लिक के अंदर index.html है, जो कि फाइनल रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो डॉम पर रेंडर करती है। तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देखना होगा। आपको देखना होगा कि नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, आपको देखना होगा कि पैकेज.json में कौन सी डिपेंडेंसी, यानी कि जो भी पैकेज आप रिएक्ट का इंस्टॉल करोगे वो आपका पैकेज.json में उसकी एंट्री हो जाएगी। तो आप पैकेज.json यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो आपका लिस्ट है मॉड्यूल का, कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कौन से मॉड्यूल यूज कर रहे हो।
कौन सा भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे तो उसकी एंट्री पैकेज डॉट जेसन में हो जाएगी। तो उसको हम बेसिकली डिपेंडेंसीज बोलते हैं, है ना, प्रोजेक्ट की। तो वहां पर आपको देखने मिल जाएगा। और इसके बाद आपको देखना है कि किस तरह से हम नया कंपोनेंट बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, और पर्टिकुलर फोल्डर को किस तरह से हम एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे पर्टिकुलर फाइल के अंदर किस तरह से इंपोर्ट करना है। ये चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे देखनी है। और इसके बाद आपको एक हेलो वर्ल्ड वाला छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है आपका CSS का। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोर CSS लिख रहे हो, उसकी बजाय आप कोई CSS की लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, जैसे कि Tailwind CSS है, बूटस्ट्रैप है, रिएक्टस्ट्रैप है ना, मटेरियल UI है। तो ये सारी लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो रिएक्ट के अंदर। और रिएक्ट के अंदर ऐसा नहीं कि आपको CDN डालना पड़ता है, आपको जस्ट एक कमांड चलानी होती है, npm इंस्टॉल पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम। तो वो वाली लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है और उसकी जो एंट्री है वो package.json के अंदर हो जाती है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको आनी ही चाहिए, वो है API इंटीग्रेशन। आपको रिएक्ट के अंदर API को इंटीग्रेट करना होगा। जैसे कि कोई डमी आप API ले सकते हो और आपको रिएक्ट के अंदर एक टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप कोई यूजर की API इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक टेबल बनाना है जिसमें यूजर का नाम होगा, उसकी ईमेल ID होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, और उस जो API आप लेके आ रहे हो उसको आपको उस टेबल के अंदर लूप करना है। तो रिएक्ट के अंदर हम बेसिकली डॉट मैप यूज करते हैं, ठीक है। और मैप के भी पहले आपको है ना उस API को फेच करना होगा। तो फेच के लिए आप एक तो इनबिल्ट मेथड आता है फेच वाला, वो यूज कर सकते हो, और एक आता है XCS का। तो आप XCS और फेच में से दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। फेच और XCS की मदद से आप पर्टिकुलर API को फेच करोगे, उससे डेटा आपको मिल जाएगा। तो उस डेटा को आपको पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे कि हम स्टेट, रिएक्ट के अंदर क्या होता है, स्टेट होते हैं, तो उसके अंदर आप उस पर्टिकुलर डेटा को रखोगे और उस पर्टिकुलर डेटा पे आप लूप चला के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर दोगे। इसके पहले भी एक चीज और है, सॉरी मैं बताना भूल गया, मैं अब बता देता हूं। आपको देखने होंगे हुक्स। अगर आप फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो आपको हुक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो आपको बेसिकली जो स्टेट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम स्टेट बनाते हैं, ठीक है। और लाइफ साइकिल मेथड आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर कंपोनेंट का, कि किस तरह से हमारा कंपोनेंट माउंट होता है, अपडेट होता है और अनमाउंट होता है। तो ये लाइफ साइकिल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर, तो वो आप जरूर से जरूर पढ़ना। अब बात आती है कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं रिएक्ट के अंदर, एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट, एक होता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। दोनों ही कंपोनेंट अपने अपने हिसाब से सही है। तो पहले जो चले आ रहा था वो क्लास कंपोनेंट चला आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर हम स्टेट बना पाते थे, और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट या डायनामिक डेटा हम नहीं इंसर्ट कर पा रहे थे। तो फंक्शन कंपोनेंट क्या था, कि स्टैटिक कंपोनेंट उसको हम बोलते थे, और क्लास कंपोनेंट को हम डायनामिक कंपोनेंट बोलते थे। लेकिन फंक्शन कंपोनेंट भी डायनामिक हो पाया विद द हेल्प ऑफ हुक्स। हुक्स की मदद से हम डायनामिक डेटा इंसर्ट कर पाते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। तो हुक्स बेसिकली बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज कॉलबैक है, यूज रिड्यूसर है, यूज मेमो है, यूज नेव है, यूज पैराम्स है, बहुत सारी हुक्स है। तो आपको स्टार्टिंग में यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये दो हुक आपको पढ़नी है। तो अगर आप बिगनर हो, फ्रेशर हो, या अभी अभी न्यू टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला पाथ आप फॉलो करोगे तो काफी जल्दी समय में आप चीजों को अच्छे से सीख पाओगे। और अगर आप विदाउट HTML सीखे, विदाउट CSS सीखे, विदाउट जावास्क्रिप्ट सीखे, डायरेक्ट अगर रिएक्ट पे आओगे ना, मेरे को नहीं लगता आप कुछ रिएक्ट कर पाओगे रिएक्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट पूरा जावास्क्रिप्ट और HTML ही है, मोस्टली जावास्क्रिप्ट ही है, पूरा आपको जावास्क्रिप्ट देखने मिलेगा रिएक्ट के अंदर, और कुछ नहीं है। तो बाद में डिप्रेशन जाने से अच्छा है कि पहले ही समझ जाओ, पहले ही चीज़ों को अच्छे से सीख जाओ। मेरी बात मानो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छे से करो, फिर आपको रिएक्ट है ना ऐसा आसान लगेगा, मक्खन की तरह लगेगा, क्योंकि आपको चीज़ें आती है। आपको पता है किस तरह से हम एरो फंक्शन लिखते हैं, आपको पता है किस तरह से हम मैप लगाते हैं, किस तरह से हमारा लूप चलता है, किस तरह से हम एरे के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, तो आपको रिएक्ट के अंदर ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।